यूक्रेन के राष्ट्रपति एक काम चलाऊ कॉमेडियन और तानाशाह हैं। हमने यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद दी है, हमें इसकी वसूली करनी होगी। हम यूक्रेन की ज़मीन में दबे हुए मिनरल्स निकालेंगे और उससे यूक्रेन को दिए गए पैसे वसूल करेंगे। ये चंद कुछ बातें हैं जो पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हवाले से कही हैं। ट्रंप की तल्ख बयानी के बावजूद ज़ेलेंस्की उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। 12 फरवरी को ट्रंप और पुतिन की फ़ोन पर बात हुई। उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन से जल्दी मिल सकते हैं। जब ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति के कानों तक पहुंची तो उन्होंने भी ट्रंप से मिलने की इच्छा जता डाली। कहा, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही वो अमेरिका जाकर ट्रंप से मिलना चाहते हैं। अब खबर आई है कि ज़ेलेंस्की 28 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं। पर क्यों? दरअसल अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक डील फाइनल हुई है। डील ये कि यूक्रेन अमेरिका को अपनी ज़मीन में दबे खनिज निकालने की इजाज़त देगा। बदले में अमेरिका यूक्रेन की जंग में समर्थन देना जारी रखेगा। अब ये समर्थन कैसा होगा, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। ट्रंप ने इतना ज़रूर कहा है कि यूक्रेन को आगे जंग लड़ने का अधिकार मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस डील के बाद यूक्रेन में शांति संभव है? अगर शांति आ भी जाए तो आगे यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज के शो में इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई मिनरल डील की। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। रूस ने कहा कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद कर रहा है। अगर वो नेटो में शामिल हुआ तो हम दुश्मन से घिर जाएंगे। ये रूस की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होता। रूस वैसे भी यूक्रेन को अपना हिस्सा बताता आया है। 1991 से पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही एक हिस्सा था। बहरहाल रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने भी जंग लड़ने का फैसला किया। यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को पूरा समर्थन दिया। सबसे ज्यादा समर्थन अमेरिका का ही था। जब जंग शुरू हुई थी तब अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार थी। जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, उन्होंने अरबों डॉलर और हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए। लेकिन ट्रंप शुरुआत से ही इसके खिलाफ थे। उन्होंने कुछ एक दफ़े ये भी कहा कि रूस हमारा दुश्मन नहीं है, यूक्रेन हमारी जंग नहीं है, हमें वहाँ अपना पैसा नहीं बहाना चाहिए। अब ट्रंप को राष्ट्रपति बने 1 महीने पूरे हो चुके हैं और उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। वो कई मौक़ों पर जंग रुकवाने की बात भी कर चुके हैं। ट्रंप यूक्रेन के साथ हुई मिनरल डील को इसी का एक हिस्सा बताते हैं। तो आइए अब इस मिनरल डील के बारे में बात कर लेते हैं। इस डील का सबसे पहले जिक्र हुआ सितंबर 2024 में। उस महीने ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे जो बाइडेन से मिलने। उस समय उनकी मुलाकात ट्रंप से भी हुई थी। ट्रंप से मुलाकात के दौरान ही ज़ेलेंस्की ने पहली बार इस डील का जिक्र किया था। फिर नवंबर महीने में अमेरिका में चुनाव हुए, तब तक ये बात आई गई हो चुकी थी। लेकिन राष्ट्रपति बनने के 3 हफ्तों के भीतर ही ट्रंप ने पूरी दुनिया को इस डील की याद फिर दिला दी। 18 फरवरी को उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन की ज़मीन से लगभग 43 लाख करोड़ रुपए के मिनरल्स निकालना चाहते हैं। ये अमेरिका के यूक्रेन में खर्च किए गए पैसों की भरपाई होगी। 43 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा सुनकर ज़ेलेंस्की ने इस डील से इनकार कर दिया। हालांकि अंदर खाने अमेरिका और यूक्रेन की बात चलती रही। फिर 25 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अमेरिका पहुंचे। ट्रंप ने उनके साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ट्रंप ने कहा, हम इस डील के बहुत करीब पहुंच गए हैं। ये डील यूक्रेन के लिए भी फायदेमंद होने वाली है। सुनिए। लगता है कि हम समझौते के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। हमें इस डील से कम समय में ही बहुत पैसा मिल जाएगा। इस डील में अमेरिका को फ़ायदा तो होगा ही, साथ में ये यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। मगर मसला ये है कि हम यूक्रेन में 30 लाख करोड़ झोंक चुके हैं। हमने इतना सारा पैसा उन्हें कैसे दे दिया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैसा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने यूक्रेन सरकार के हवाले से डील कंफर्म होने का दावा कर दिया। एक यूक्रेनी अधिकारी ने अखबार से कहा कि ज़ेलेंस्की डील पर साइन करने 28 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं। अब तक आधिकारिक रूप से इस डील की कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया है कि अमेरिका ने 43 लाख करोड़ रुपए वसूलने वाली जिद छोड़ दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और अमेरिका मिलकर एक साझा फंड बनाएंगे, फिर यूक्रेनी मिनरल से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा यूक्रेन के डेवलपमेंट में भी जाएगा। एक और ज़रूरी बात, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सौदे में अमेरिका यूक्रेन को कोई भी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए राजी नहीं हुआ है। हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहसिन रजा से पूछा, बिना सुरक्षा की गारंटी के यूक्रेन कैसे ये डील मानने के लिए राजी हो गया? तो 3 फायदे हैं। एक तो यूक्रेन खुद भी कमज़ोर होता जा रहा है, उसके काफ़ी सिपाही मर चुके हैं और उन सिपाहियों के एवज़ में कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया है। वो उनकी पब्लिक का सपोर्ट भी कम होता जा रहा है जंग के लिए। दूसरी बात यह है कि उनको अब इसके अलावा कोई और चारा दिख भी नहीं रहा। तीसरी बात यह है कि डील के जो टर्म्स थे, जो डील की शर्तें थीं, वो कुछ बेहतर हो गई हैं। ख़बर ये है कि अब ज़ेलेंस्की को यूक्रेन को 500 बिलियन नहीं देना पड़ेगा। अब वो जो सारा पैसा है वो एक फ़ंड में डालेंगे जिसमें 50-50 होगा, 50% अमेरिका को मिलेगा, 50% यूक्रेन को मिलेगा। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो हमने पैसा दिया था उसका आपको दुगना नहीं लौटाना पड़ेगा। तो ये मोटी मोटी चीज़ें पता चली हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स तो अभी तक हमें नहीं पता है कि क्या वायदे हुए हैं, बट मोटा मोटा ये डील पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। चौथी बात ये है कि अगर अमेरिका का डील होता है यूक्रेन के साथ, तो चाहे सिक्योरिटी गारंटी हो या ना हो, यही बात कि अमेरिका का वहाँ निवेश है और अमेरिका का वहाँ पे डील है, ये भी एक तरह की गारंटी है, ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इस डील से अमेरिका यूक्रेन पर खर्च किए गए पैसों से ज़्यादा वसूल लेगा, पर ट्रंप यूक्रेन तक सीमित नहीं दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन की उस ज़मीन से भी मिनरल्स निकाले जाएं जहां रूस का कब्जा हो चुका है। सुनिए। जब आपने व्लादिमीर पुतिन से बात की, क्या आपने रूसी कब्जे वाली यूक्रेनी ज़मीन में मौजूद मिनरल्स को लेकर बात की? नहीं, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। मुमकिन हुआ तो हम रूस से खनिज खरीदना चाहेंगे। रूस और यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ और तेल और गैस के भंडार भी हैं। अगर हम इनका व्यापार कर सकें तो अच्छा होगा। रूस के पास बेहद कीमती ज़मीन है जो सही मायनों में इस्तेमाल नहीं हुई है। अगर यह समझौता होता है तो रूस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। खबर है कि रूसी कब्जे वाली यूक्रेनी ज़मीन में लगभग 21 लाख करोड़ के मिनरल्स दबे हुए हैं। पुतिन भी ये मिनरल्स अमेरिका को बेचने के लिए तैयार हैं। हमने जानकार से पूछा, क्या पुतिन और ट्रंप के बीच इस मामले पर कोई बात बन सकती है? देखिए, पुतिन ने तो अपना रुख क्लियर किया है कि वो तैयार हैं, लेकिन अभी तक जो संप्रभुता का प्रश्न है इस भूमि पर, यानी जो दोनेत्स्क, लुहांस्क या जापोरिजिया खेरसोन रीजन में है, जिनको रूस ने अधिग्रहित कर लिया है या अपने देश का हिस्सा बना लिया है संविधान परिवर्तन करके, उसमें वो मिनरल डील लागू होगी कि नहीं। और अब तक यूक्रेन तैयार हुआ है उस रीजन के लिए भी, यानी रूस की सहमति अभी भी नहीं है। और प्रश्न यही उठेगा जब भी इन क्रिटिकल मिनरल्स की या रेयर अर्थ की जो एक्सट्रैक्शन की बात है, उसको जब उसका दोहन करने की बात आएगी, तब ये क्लियर होगा कि ये भूमि किसकी मानी जा रही है। इंपॉर्टेंट तो ये है, अगर हम मान लें कि पुतिन तैयार भी होते हैं, तो पुतिन तैयार होते हैं उस भूमि के लिए जो उन्होंने कैप्चर की है यूक्रेन से, जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर जो हैं वो यूक्रेन के हैं। तो कैसे डील होगी? तो इसमें थोड़ा सा पेच है, और यूक्रेन ने भी ये जानते हुए ये डील की है कि ये उस पार्ट का है जो उसके कब्जे में नहीं है। तो अभी भी प्रश्न वही रहता है कि इसको कंट्रोल कौन करता है और कि ये किसका माना जाएगा। मोहसिन साहब, ये भी बताइए कि ये जो डील अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई है, उससे सीज फायर की संभावना कितनी बढ़ गई है? क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो कुछ हफ्तों में ही ये जंग रोकने वाले हैं। पर हाँ, डील के हो जाने से ये है कि अमेरिका को अब एक इंटरेस्ट दिख रहा है इसको डील वहाँ पे शांति लाने में जल्द से जल्द और अच्छी शर्तों पे। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन को भी कुछ दिलासा मिला है कि अमेरिका इसमें लगा रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, हटेगा नहीं पीछे आसानी से। तो लग ऐसा रहा है और लोग कह भी रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर कुछ पीस डील हो भी सकती है। ये तो हुई बात मिनरल डील की, लेकिन इन सब चकाचौंध में यूक्रेन की सुरक्षा का सवाल छूट रहा है। पिछले दिनों यूरोप के देशों ने कहा था कि वो यूरोप में पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहते हैं। ट्रंप ने जब ये बात सुनी तो कहा कि पुतिन यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स रखने के लिए राजी हैं।
मेरी उनसे बात हो गई है, लेकिन आज क्रेमलिन ने इस दावे से इनकार कर दिया है। हमने जानकार से पूछा, सीज फायर के बाद यूक्रेन की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? देखिए, ट्रम्प पहले भी ये कह चुके हैं कि देयर विल बी नो अमेरिकन सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड। ये उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। अगर संधि होती भी है, सीज फायर होता भी है, या ये मिनरल डील जो हो रही है वो होता भी है, ये जो पैसा है वो उस पैसे की भरपाई है जो अब तक अमेरिका ने कंट्रीब्यूट किया है यूक्रेन के लिए, आने वाले खर्चों के लिए नहीं है। ये भी बहुत क्लियर है इस डील में। तो अगर इस ये डील होती है और यूरोप, जो देख के लग रहा है खासकर पश्चिमी यूरोप, इन प्रिंसिपल पीस कीपिंग फोर्सेस वहां भेजने के लिए तैयार है, और इसका जिक्र कियर स्टारमर भी कर चुके हैं। और इस ट्रंप के शासन के पहले भी इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि वो यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए या अपनी सेनाएं भेजने के लिए तैयार है। तो जाहिर है वो भी इन प्रिंसिपल अपने ट्रूप्स यूक्रेन की भूमि पर उतारने के लिए तैयार है। जर्मनी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया, हालांकि मान के चल रहे हैं लोग कि जब ये दो तैयार हो जाएंगे तो ये तीसरा भी तैयार हो जाएगा। उसके अलावा पोलैंड या कई सारे देश, यूरोपीय देश सामने आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न यही रहेगा कि ये तो पीस एनफोर्सर रहेंगे, ये युद्ध तो नहीं लड़ेंगे। अगर रूस ने फिर इन पर अटैक किया, या फिर या ये सीज फायर टूट गया, या किसी भी तरह संधि टूट गई, तब क्या होगा? उसी तरह की गारंटी चाहते हैं जेलेंस्की ट्रंप से, जिसके लिए वो फ्राइडे को ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, और ये डील जो मिनरल डील है वो भी साइन करेंगे। तो बहुत सारे मुल्क यूरोप के जिनके 2% के नीचे थी डिफेंस का एक्सपेंडिचर, 2% जीडीपी का, वो 2% से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंग्लैंड का 2% के ऊपर ही था, वो अब 2.5 पे ले जाएंगे, और फिर कह रहे हैं कि 2030 तक 3% पे ले जाएंगे। और ऐसे ही आप देखेंगे कि बाकी मुल्क भी, बल्कि कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो अभी से ही 4% में पहुंच चुके हैं, जैसे पोलैंड और एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, वो भी 4% और उसके ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऐसे भी होंगे मुल्क जो 3, 4, 5% के करीब जाएंगे। ये एक अच्छा हिसाब रहेगा, क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान का भी जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो 2.5% के करीब रहता है, कभी 2, कभी 2.5, कभी 2.8। तो ये एक अच्छा अमाउंट है, और यूरोप को ये उठाना ही पड़ेगा, बल्कि मैं कहूँगा और भी ज़्यादा 4 से 5 उठाना पड़ेगा %, अगर उनको अपने आप को रशिया से महफूज रखना है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ी है। मध्य अफ्रीकी देश कॉन्गो में एक रहस्यमयी बीमारी से 53 लोगों की जान चली गई है। माना जा रहा है कि यह बीमारी 3 बच्चों के चमगादड़ खाने की वजह से फैली थी। बुखार, उल्टी और इंटरनल ब्लीडिंग इसके लक्षण हैं। लक्षण दिखने के 48 घंटे के भीतर ही लोगों की मौत हो जा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस सिलसिले की शुरुआत 21 जनवरी से कॉन्गो के बोमेटे गांव से हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की अफ्रीका यूनिट ने बताया कि इसके कुछ दिन पहले ही एक गांव के 3 बच्चों ने चमगादड़ का मांस खाया था। इसके बाद उनमें बुखार, उल्टी और इंटरनल ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिखाई दिए, और 48 घंटे के भीतर ही उनकी जान चली गई थी। फिर एक दूसरे गांव से ऐसे ही कई और मामले सामने आए। हालांकि WHO ने दोनों गांवों के मामलों के आपस में जुड़े होने से इनकार किया है। फिलहाल इससे जुड़े 431 मामले सामने आ चुके हैं और 53 लोगों की जान जा चुकी है। अमूमन इंटरनल ब्लीडिंग जैसे लक्षण इबोला, डेंगू और येलो फीवर जैसी बीमारियों में दिखाई देते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि ताज़ा मामलों में भी इन बीमारियों के ही वायरस हो सकते हैं। WHO ने बताया कि इसी की जांच के लिए 13 नमूने इकट्ठे किए गए। नमूनों को राजधानी किनशासा में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च में भेजा गया, लेकिन जांच के दौरान नमूनों में इन बीमारियों के वायरस नहीं मिले। हालांकि कुछ केसेस में मलेरिया का वायरस जरूर मिला है। आज की दूसरी सुर्खी मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH370 से जुड़ी है। MH370 की तलाश एक बार फिर शुरू कर दी गई है। आपको याद हो तो यह विमान करीब 11 साल पहले गायब हुआ था। मार्च 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसे बीजिंग जाना था। फ्लाइट में 12 केबिन क्रू और 227 पैसेंजर समेत कुल 239 लोग सवार थे। उड़ान के तुरंत बाद MH370 रडार से गायब हो गया था। इसके बाद जांच शुरू हुई। 3 साल तक चली जांच में दक्षिणी हिंद महासागर के 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से की तलाशी ली गई, लेकिन विमान के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। फिर 2017 में तलाश बंद कर दी गई। बावजूद इसके आज भी कई सवाल बने हुए हैं।
उनमें से एक अहम सवाल यह है कि फ्लाइट ने इंडियन ओशन की तरफ नियंत्रित तरीके से अपना रास्ता क्यों बदला। उम्मीद की जा रही है कि 11 साल बाद दोबारा शुरू की गई खोज में कई सवालों के जवाब मिलेंगे। समुद्र के नीचे ऑपरेशन चलाने वाली कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने खोज का जिम्मा उठाया है। इस कंपनी ने साल 2018 में भी तलाशी अभियान चलाया था, तब कामयाबी नहीं मिली थी। तलाश कितने समय तक चलेगी इस बारे में अभी कुछ तय नहीं हुआ है। पिछले साल दिसंबर में मलेशियाई सरकार ने कहा था कि वो MH370 की नई सिरे से खोज शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन ओशन इन्फिनिटी की पिछली खोज की तरह ही ये वाली खोज भी कोई खोज नहीं, कोई फीस नहीं के सिद्धांत पर होगी। इसके तहत सरकार सिर्फ तभी पैसे देगी जब फर्म फ्लाइट को ढूंढ लेगी। यह तय हुआ है कि अगर फर्म विमान को ढूंढ लेती है तो मलेशियाई सरकार उसे 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 609 करोड़ रुपए देगी। आज की तीसरी सुर्खी अमेरिका ईरान रिश्तों से जुड़ी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका से बातचीत की संभावना से इनकार किया है। अब्बास ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जारी रखेगा तब तक ईरान परमाणु हथियारों को लेकर किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ये बात अरागची ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। در خصوص مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست. ما न्यूक्लियर बातचीत को लेकर ईरान का रुख बिल्कुल साफ है। हम दबाव, धमकी या पाबंदियों के साए में कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसलिए जब तक हम पर इस तरह का दबाव बनाया जाता रहेगा तब तक सीधे अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। در موضوع هسته‌ای تا زمانی که فشار حداکثری به این شکل خودش اعمال خواهد شد وجود نخواهد داشت. 4 फरवरी 2025 को ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पर साइन किया था। क्या लिखा था इस मेमोरेंडम में? पहला, ईरान को न्यूक्लियर हथियार और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM बनाने से रोका जाएगा। दूसरा, ईरान के नेटवर्क को कमजोर किया जाएगा, मसलन हमास, हिजबुल्लाह, हुती इत्यादि। तीसरा मकसद है ईरान को बाकी मिसाइलें और पारंपरिक हथियार बनाने से रोकना। चौथा, ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर लगाना। ईरान तक पैसे पहुंचाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाने थे और ईरान की तेल बिक्री को पूरी तरह रोक दिया जाना था। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में ईरान के खिलाफ यही मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन अपनाया था। ट्रंप का कहना है कि प्रतिबंध लगाने का मकसद ईरान को समझौते के लिए मजबूर करना है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कह दिया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से सिर्फ 2 चीज़ें रोक सकती हैं। पहला ऑप्शन है बमबारी और दूसरा ऑप्शन है समझौता। लेकिन ट्रंप का यह रुख उन्हीं के पिछले कार्यकाल से बिल्कुल उलट है। 2016 में वह पहली बार राष्ट्रपति बने, तब ईरान के साथ पहले से ही एक डील की जा चुकी थी। लेकिन ट्रंप ने आते ही कहना शुरू किया कि ईरान न्यूक्लियर डील में भारी झोल है, ये कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। मई 2018 में ट्रंप ने इस डील से बाहर निकलने का फैसला भी ले लिया। जो प्रतिबंध ईरान पर डील से पहले लगाए गए थे उनको फिर से लागू कर दिया गया था। अब वो ईरान के साथ फिर से डील करना चाहते हैं। चौथी सुर्खी कनाडा से है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने 5 आइज इंटेलिजेंस ग्रुप से जुड़ी एक रिपोर्ट छापी है और दावा किया है कि अमेरिका कनाडा को 5 आइज इंटेलिजेंस ग्रुप से बेदखल करने की फिराक में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने यह प्रस्ताव पेश किया है। पीटर ने भी इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस रिपोर्ट को अफवाह बताया। बोले वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़े। अब ये 5 आइज इंटेलिजेंस ग्रुप क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर होता है, 5 आइज 5 देशों का इंटेलिजेंस अलायंस है। इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 5 आइज के सदस्य देश आपस में खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। यह आज की तारीख में सुरक्षा को लेकर सबसे मजबूत बहुपक्षीय समझौतों में से एक माना जाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय और व्हाइट हाउस ने फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट पर टिप्पणी देने से इनकार कर दिया है। ये रिपोर्ट तब आई है जब ट्रंप लगातार कनाडा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो कई बार कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की बात कह चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बार बार सोशल मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो को प्रधानमंत्री के बजाय गवर्नर कहकर संबोधित करते हैं और कई दफ़े कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता चुके हैं। ट्रंप की इस बात को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, इस सवाल का जवाब खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दे दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप का इरादा पुख्ता है और असल में उनकी नज़र कनाडा के मिनरल रिसोर्सेज पर है। कनाडा में निकल, ग्रेफाइट और कॉपर जैसे खनिज मौजूद हैं। ये अमेरिका के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए काम आ सकते हैं।
7 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा के खिलाफ कोई मिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करेंगे। 1 फरवरी को उन्होंने ऐसा किया भी। इस दिन उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। इस ऑर्डर के तहत मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैक्स लगाने का ऐलान हुआ। 4 फरवरी को यह आदेश लागू होना था, लेकिन बातचीत के बाद इसे 1 महीने के लिए टाल दिया गया। अब 4 मार्च को यह लागू होने वाला है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।